प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक कुंडली लेकर के आया हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बन के रहिएगा, कहीं नहीं जाना है। शुरू से लेकर के आरंभ तक ये कार्यक्रम देखिए, कुछ सीख सकते हैं तो सीख भी लीजिए। सबसे पहले इनका पंचांग बता देता हूं, बन के रहिएगा अंतिम तक। विक्रम संवत 2051, शक संवत 1916। जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम सर्वजित संवत्सर है। सबको जो जीत ले वही सर्वजित संवत्सर है। अपने गुण से, अपने प्रभावों से, अपने विचारों से, अपने तर्कों से व्यक्ति कभी भी हारता नहीं है और हमेशा ही सबका प्रिय बना रहता है। सर्वजित संवत्सर में जन्मे होने का ध्यान से समझिएगा। सर्वजित संवत्सर में जन्मे हैं तो निसंदेह आप कलुषित नहीं हो, प्रभाव शून्य नहीं हो जहां भी रहोगे। हालांकि ऐसे लोगों को थोड़ा सा एकांतवास से बचना चाहिए। अब आगे, उत्तरायण में जन्म, ये बहुत बढ़िया व्यक्ति के आत्मविश्वास के लिए, व्यक्ति के प्रभावों के लिए और व्यक्ति के सामान्य जन से जो दक्षिणायन में जन्मे हैं। अब यहाँ पे सारे शुभ ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाए, दक्षिणायन में जन्मा हो और उत्तरायण में जन्मा हो तो उत्तरायण वालों का प्रभाव ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। उनके जीवन में कठिनाई की स्थितियाँ कम होती हैं। उत्तरायण वालों की जीवन की बात कर रहा हूँ। दक्षिणायन वालों में थोड़ी सी स्थिति ज़्यादा होती है, वो कन्फ्यूज़न में ज़्यादा होते हैं, थोड़े अधार्मिक भी कई बार हो जाते हैं, प्रैक्टिकल माइंडसेट को रखने वाले होते हैं, क्रोधी भी होते हैं। पर यहाँ पे उत्तरायण वाले थोड़े शांत भी होते हैं, प्रतिकूल नहीं होते, महत्वाकांक्षा होती है पर सकारात्मक होती है। शिशिर ऋतु में शनि का प्रभाव होता है तो काम थोड़ा रुकता है, व्यक्ति आलसी भी होता है, कई बार घर का काम नहीं करना चाहता और करना भी चाहता है तो बड़े सूक्ष्म काम करना चाहता है, भारी काम नहीं करना चाहता। शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है, ये बिल्कुल बढ़िया है। उदार मना, उदार हृदय और सबका पालन करने वाला, पोषक होता है और आगे बढ़ने के लिए सबको प्रेरित भी करता रहता है। ईर्ष्यालु नहीं है, जीलस का भाव नहीं रखता है। श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक हो सकता है और मन को समझने वाला, पढ़ने वाला, अंदर तक झांक करके लोगों की समस्या को निजात में बदलना चाहता है। आगे बढ़ के पता चले तो व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि का हुआ है, मतलब त्रयोदशी के बाद चतुर्दशी और उसके बाद फिर पूर्णिमा, मतलब पूर्णेंदु होने वाले ही हैं। अब ऐसी स्थिति में चंद्रमा का बल जो है वो पूर्ण रूप से एकदम साकार रूप में है, उसकी स्थिति बिल्कुल आगे है, तो ये अच्छी बात है। शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी का जन्म हो, त्रयोदशी का जन्म हो तो इस दौरान व्यक्ति को, अभी यहीं पे अगर बता दूं तो अगर व्यक्ति को कोई दान देना हो तो इस दिन इस तिथि को दे सकते हैं, अपने जन्म की तिथि को दे सकते हैं, अपने जन्म के नक्षत्र में दे सकते हैं, चतुर्दशी को दान दे सकते हैं, ये बात बनती है। आगे और बताता हूं, रुक के जाइए। शनिवार का जन्म, अब होगा क्या? मैंने जो शुरू में बात कही थी कि व्यक्ति को एकांतवास से बचना चाहिए, इसीलिए कही थी बात, क्योंकि इनका जन्म शुक्रवार के बाद शनिवार को हुआ है और शनिवार को जो लोग जन्मे होते हैं वो कई बार कुंठा से ग्रसित भी हो जाते हैं। उनको कई बार इस बात का डर हो जाता है कि मुझे मेरी जो इच्छाएं हैं, जो मेरा लक्ष्य है वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बात दिखती है। अब दूसरी बात बता दूं तो दरअसल इनकी कुंडली में आगे और बढ़ूं तो पौष माह का जन्म हुआ है। अब व्यक्ति जो होता है वो, मैंने बात कही थी ना, पोषक होना। मैं जब बचपन में गुरु जी के यहाँ रहता था तो उस चीज को किसी शब्द से कनेक्ट कर देता था, जोड़ देता था, पौष माह और पोषक होना। आपको याद न रहे तो ये समझ लो, किसी चीज से जोड़ दो उसको। तो पौष माह में जन्मा है तो परिवार का पालक पोषक होता है, अपने ही इर्द गिर्द सबको रख करके चलना चाहता है, किसी को छोड़ना नहीं चाहेगा, ये सबको इकट्ठा करके एक साथ ही रहना चाहता है। और ये सबसे अच्छी बात होती है, व्यक्ति दिल में उतर जाता है झट से ही किसी के। और आगे बढ़ के बताऊं, मृगशिरा नक्षत्र तीव्र है, उग्र भी है, कभी कभी व्यग्र भी है, चिंता भी है, ग्रसित भी होता है समस्याओं से, तो जल्दी ही
स्थिर ही हो जाता है और अपने दुष्परिणाम को, अपने दुष्प्रभावों को, अपने बुराई को कभी किसी को बताता नहीं है। झेलता रहेगा पर बताएगा नहीं, कभी किसी से उस बारे में जिक्र ना करेगा। इनका थाह लगा लेना बड़ा मुश्किल होता है सामान्यतया माता पिता को। विचारों में ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति हमेशा ही कुछ अलग बोल दे, कुछ अलग बता दे, तो सामने वाले को लगे नहीं ये तो ठीक ही है, खुशी है, लेकिन वो फिर भी अंदर जल रहा है, अंदर अपनी समस्या को दबाए हुए है। ये कुंभ के लग्न की स्थिति बनती है, जैसे कि आप कुंडली में देख भी रहे हैं। आगे बता दूं, ब्रह्म योग, ब्रह्म हो जाना समीचीन होता है, प्रभाव उत्पादक क्षमता बड़ी तीव्र होती है। ब्रह्म योग में जन्मा है तो ब्रह्मा के सदृश है, निर्माण करके बिल्कुल बैठा है और उसको ये बात पता है कि चाहे कैसी भी स्थिति हो जाए, सृष्टि का विनाश तो संभव ही है। और ब्रह्म योग में जन्मा है तो बेहतरीन होने का प्रमाण देना नहीं पड़ता है। व्यक्ति शुद्ध सात्विक और संत के आकार का होता है, लंबा कद हो, बिल्कुल पतला दुबला छरहरा वदन हो सकता है। हालांकि कई बार ये कई चीज़ों पर निर्भर भी करती हैं चीज़ें, पर व्यक्ति बड़ा हष्टपुष्ट शरीर का होता है। चलने में तीव्रतम स्थिति को प्राप्त करता है और थोड़ा टेढ़ा भी चलता है। तैतिल कर्ण और ऐसी स्थिति में शूद्र वर्ण और देवगण, ये बात जो है जो व्यक्ति को सब कुछ खाने वाला बनाती है। और थोड़ा क्रोध भी करे फिर भी जो है वो संयमित होकर के ही करता है। क्यों? क्योंकि गण जो है वो देव का है, तो शुद्धता की स्थिति बनी रहती है। व्यक्ति गंदा नहीं रहना चाहता है और मलिन है। मलिन मतलब और कुलीन का मतलब, अगर मैं यहाँ पे अंतर स्पष्ट कर दूं तो व्यक्ति कभी भी अपने दुष्प्रभावों से किसी को प्रभावित नहीं करता है। अगर वो क्रोध भी करे तो खुद का ही नुकसान करे, किसी दूसरे का नहीं। और प्रैक्टिकल होकर के आगे बढ़ता है, अनुशासित होता है, मंतव्य अच्छे देता है, तर्क के भरोसे ही व्यक्ति किसी भी समस्या को सुलझाना चाहता है। झगड़े और लड़ाई में इसका भरोसा नहीं है। क्लियर है? ये पंचांग था। अब आइए इनकी कुंडली में एक एक ग्रहों के बारे में चर्चा करते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा मैं इनके नक्षत्र पे कर लेता हूं। इस व्यक्ति का जन्म जो हुआ है वो मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, मंगल का ये नक्षत्र होता है। अब ये इस बात पे निर्भर करेंगी चीजें कि व्यक्ति का जो मंगल है वो कैसा है, वो कुंडली में कहाँ बैठा है और कैसी स्थिति उसकी बन रही है। अब जरा ध्यान से समझना होगा। तो व्यक्ति की कुंडली में मंगल अगर जन्म कुंडली में कमजोर हुए तो सब कुछ धीरे धीरे कमजोर सा होता जाएगा। और ये जातक जो है वो कुंभ लग्न की कुंडली लेकर के बैठा है। कुंभ लग्न की कुंडली बनी, मंगल कहाँ के अधिपति हुए? दशम भाव के, और उनकी दूसरी राशि बनती है जन्म कुंडली के पराक्रम भाव में, यानी कि पराक्रम और दशम, ये दो भाव मंगल के अंतर्गत आ गए। तो पराक्रम का तो वैसे भी कारक होता है मंगल, और मंगल की स्थिति दशम भाव में बन गई जहां वो दिग्बल को प्राप्त करता है। मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे लोगों का प्रभाव 25वें साल से ज्यादा बढ़ जाता है। और दूसरी बात है कि अगर व्यक्ति का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में बन रहा है तो अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वो तीव्रतम आरंभ के जो जीवन काल होते हैं, आरंभ का जो जीवन का काल होता है वो थोड़ा कष्ट से बीतता है। लेकिन जैसे वो मध्य के काल में पहुंचता है उसके विकास की प्रक्रिया बढ़ जाती है। और अंतिम दशा में, मतलब अंतिम समय में, वक्त के जब अंतिम पड़ाव पे व्यक्ति होता है जीवन के, उस समय वो संपूर्ण भोगों का भोक्ता बनता है। माता का, पिता का, पुत्र का, ये सब जीवन में व्यक्ति भोगता हुआ अंतिम में अपने पुत्र और अपने वंश की वृद्धि करके हुए आगे बढ़ जाता है। अब दूसरी बात बता दूं, मंगल से प्रभावित हैं ये मृगशिरा नक्षत्र, और नक्षत्र के अधिपति मंगल इनकी कुंडली में जाकर के बैठे हैं कहां? सप्तम स्थान में, जहां सूर्य की राशि बनी है। मृगशिरा नक्षत्र का अधिपति मंगल वक्री है, 8 अंश 1 कला, और वो बैठा है केतु के नक्षत्र में, जो कि केतु मंगलवत ही होते हैं। ये अच्छी बात है। मंगल का प्रभाव लग्न पे, और व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा मंगल के ही नक्षत्र में, मतलब मंगल का प्रभाव लग्न पे है तो अब उग्र रहा, व्यग्र रहा, अकर्मण्य नहीं है, कार्मिक है, बुद्धिमान है और चपल है, कुतर्की नहीं है, कुतर्क नहीं करेगा। मंगल है तो व्यक्ति हमेशा ही ढाढ़स और शौर्य से युक्त है, पराक्रमी है और हमेशा ही अपने आप को मजबूती की स्थिति में ले जाकर के रखना चाहता है। टेक्निकल क्षेत्रों में आगे हो जाए, पर्यावरण के क्षेत्र में आगे हो जाए, पर्यावरण से संबंधित काम कर ले, नदियों से संबंधित काम कर ले, सिंचाई विभाग से संबंधित काम कर ले, हिडन लैंग्वेज सीख करके कुछ उससे काम कर ले, बैंकिंग से संबंधित क्षेत्रों में जाकर के काम कर ले, एजेंट बन जाए, पर्यावरण और टेक्निकल जैसे जो चीज़ें होती हैं, जैसे जल से संबंधित कारोबार कर ले, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे तकनीक का ज्ञान
धरा का धरा रहे या धरा करके उससे व्यक्ति आगे बढ़ जाए। मतलब तकनीक के क्षेत्र में मेरे पास तो उस तरीके का ज्ञान नहीं है, इस वजह से मेरे पास वो शब्द नहीं है, पर मैं इतनी बात कहूं तो व्यक्ति तकनीकी जानकार होगा। अब वो चाहे कंप्यूटर से तकनीक की बात हो, चाहे वो मशीन की तकनीक की बात हो, क्योंकि मंगल से प्रभावित है तो व्यक्ति जो है वो ऊर्जा संपन्न है, ऊर्जा से युक्त है। अब बात मैं इनकी कुंडली में अगर मृगशिरा नक्षत्र की बात करता हूं तो मैंने कहा 25वें साल के बाद व्यक्ति का भाग्योदय होता है। और वैसे भी ये बात दो तरीके से पुष्ट होती है, क्योंकि इनका जो लग्न है वो कुंभ लग्न है, तो कुंभ लग्न की भी कुंडली 25वें साल के बाद एक्टिव होती है और व्यक्ति के अंतिम स्थिति जो होती है वो बड़ी मजबूती से श्रेष्ठता को प्राप्त करती है। ऐसी स्थिति में कि जहां व्यक्ति का जन्म अगर कुंभ लग्न की स्थिति में हो, लग्न के ऊपर मंगल का प्रभाव हो, तो व्यक्ति का काम आसानी से होता जाएगा। अगर शनि की स्थिति लग्न में बैठी हो तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन चूंकि नैसर्गिक रूप से शनि इस कुंडली में लग्न के अधिपति होकर के लग्न में ही बैठे हैं, शश महापुरुष योग का प्रभाव है और मंगल के प्रभाव के होने के कारण व्यक्ति थोड़ा धार्मिक कम भले हो जाए लेकिन भरोसेमंद और विश्वसनीय होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी कुंडली में मैं अब यहीं पे आपको रोक करके इनकी कुंडली की 5 अच्छी बातें बता देता हूं। वो कौन कौन सी बात है जो व्यक्ति की कुंडली को मजबूत और अच्छी बनाती है। तो सबसे पहले जरा विचार करिए, तो जन्म कुंडली में चाहे किसी भी लग्न की कुंडली बनती हो, अगर चाहे किसी भी लग्न की कुंडली बने, द्वितीय भाव के अधिपति, पंचम भाव के अधिपति, नवम भाव के अधिपति और एकादशवें भाव के अधिपति के रूप में अगर देवगुरु बृहस्पति की किसी भी राशि का निर्माण होता हो तो वो कुंडली श्रेष्ठ हो जाती है। हाँ, पक्की बात है। तो यहां देखिए, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि बनती है। ध्यान से समझना, मैं आराम से यूं ही बताते जाऊंगा। तो जन्म कुंडली के दूसरे भाव में गुरु की राशि बनी तो है, लेकिन वो जा करके जन्म कुंडली में अपने भाव से पंचमस्त अनुभव का ग्राहक और संग्राहक बना रहे हैं। दोनों की दृष्टि सुख भाव पे है। शुक्र जो कि सुख का अधिपति है यहां पे, और कुंभ लग्न की कुंडली के लिए लग्नेश का वो मित्र होकर के दशम स्थान में मंगल के से दृष्ट होकर के, मंगल कौन? जन्म कुंडली का पराक्रमेश, तो धन के अधिपति जो गुरु हैं, अब ये वास्तव में अपने भाव से पंचमस्त जाकर के नवम पंचम के संबंध में बैठे हैं शुक्र के साथ, जो कि सुख का अधिपति है। यानी कि जरा गौर करिए तो ये सारी स्थितियां एक साथ आ रही हैं। द्वितीय भाव के अधिपति गुरु, चतुर्थ के अधिपति शुक्र, ये दोनों का एक साथ संयोग दशम में हुआ, यानी कि व्यक्ति के जीवन में कर्म का सुख हमेशा ही मिलता रहेगा। वो जैसे काम ढूंढेगा वैसे ही उसको काम मिल जाएंगे। विलंब हो सकता है, ऐसा इसलिए क्योंकि जन्म कुंडली में चंद्रमा जो कि प्रतियोगिता भाव के अधिपति हैं, वो यश को कमजोर कर रहे हैं। यश को और यश की प्राप्ति कराने में अपना एक नेचर, वो भाव से प्रभावित होने के कारण थोड़ा मिल सकता है। दूसरी बात, जन्म कुंडली के सप्तम भाव के जो अधिपति होते हैं वो होते हैं सूर्य, और सूर्य अपने भाव से पंचमस्त जाकर के अपने मित्र की राशि में, और उस सूर्य को जो सप्तम भाव का अधिपति है लगा है शुभकर्त्री। एक तरफ बुध, दूसरी तरफ गुरु और शुक्र। तो इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति के जीवन में जो डेली बेसिस का इनकम है, व्यक्ति के सामाजिक प्रतिष्ठा की बात है, व्यक्ति के दाम्पत्य के सुख की बात है, वो कभी खराब नहीं होगा। तो अब भूले से भी ये ना सोचना कभी कि शनि और मंगल का प्रभाव है तो व्यक्ति की कुंडली खराब हो गई। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शनि स्वग्रही हैं और मंगल अपने मित्र की राशि में, मंगल की राशि जो होती है वो सिंह राशि है, जहां का अधिपति अपने भाव से पंचमस्त होकर के उस सप्तमेश की दृष्टि जो सूर्य बनते हैं पंचम भाव पे जा रही है, और यहां का अधिपति 12वें जा रहा है। तो कई बार व्यक्ति प्रेम करना चाहता है पर वो सफल भी नहीं होता है, और कई बार वैसी स्थिति बने कि व्यक्ति खोजता है कि मन मुताबिक कोई मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जिसे मैं पहले से जानता रहूं, पर वो संभव कई बार नहीं होता है। या अगर वैसी स्थिति बनाना अगर चाहते हो तो व्यक्ति को कुंडली मिला करके ही विवाह करना चाहिए, क्योंकि उस मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि है और उस मंगल के ऊपर केतु की दृष्टि है। यानी कि इस सप्तम भाव के ऊपर और सप्तम इसके ऊपर गुरु का प्रभाव न हो करके इस मंगल के ऊपर केतु का प्रभाव है और उस पर शनि का भी प्रभाव है। तो ये स्थिति जो है वह व्यक्ति को प्रेमित वो बनाती है, पर उसका लाभ कई बार नहीं मिलता है। इस वजह से ये बात यहां तक खत्म। ये पहली बात जो सबसे अच्छी थी। दूसरी सबसे अच्छी बात है कि जन्म कुंडली के राहु जो तुला राशि के होकर के बैठे हैं, ये व्यक्ति के जीवन में दानशीलता के प्रभावों को वृद्धि देंगे और भाग्य का लाभ भी देंगे। ये दूसरी बात है। जन्म कुंडली की तीसरी सबसे अच्छी बात बताता हूं।
जन्म कुंडली की तीसरी सबसे अच्छी बात की केंद्र में दो दो शुभ ग्रह, और साथ ही साथ जन्म कुंडली में शनि और मंगल व्यक्ति को तकनीक का मालिक, तकनीक का जानकार और कभी कभी दुखी मन का भी बना देता है। जन्म कुंडली के दशम स्थान में गुरु और शुक्र के बैठ जाने का प्रभाव व्यक्ति को किसी के ऊपर आश्रित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति खुद ही कई परिवारों का पोषक और पालक होता है। व्यक्ति की कुंडली में दशम स्थान में गुरु शुक्र के साथ बैठे हैं, अगर कभी कोई काम करना चाहे आसानी से व्यक्ति कर सकता है। धनेश अगर पंचम भाव में बैठे हों, तृतीय भाव के अधिपति अगर पंचम भाव में बैठे हों, जन्म कुंडली के तीसरे भाव के अधिपति को देखिए मंगल, तो अपने भाव से पंचमस्थ होकर के बैठे हैं मित्र की राशि में, और वहां से गुरु के साथ वो केंद्र में जा रहे हैं, यानी कि जन्म कुंडली का पराक्रमेश गुरु से केंद्र में हो तो ये स्थिति भी व्यक्ति की कुंडली में जानकारी से ओतप्रोत रहने के बाद अपना खुद का व्यवसाय व्यक्ति स्थापित कर सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात है अनुभव का मालिक, अनुभव को रखना और अनुभव का इकट्ठा करना, ये व्यक्ति की कुंडली में सर्वसिद्ध होती हैं बातें। गुरु और शुक्र का एक साथ दशम स्थान में बैठना व्यक्ति को पद और प्रभाव दोनों से युक्त रखती हैं। गुरु दशम स्थान में बैठे हैं, व्यक्ति का काम कभी रुके नहीं, व्यक्ति का काम यूं चलता रहे, क्योंकि वास्तव में यहां पे जो राशि बन रही है वो वृश्चिक राशि बन रही है। तो जरा गौर करिए, तो वृश्चिक राशि कहां की राशि है? वृश्चिक राशि है अष्टम भाव की, और यहां जो राशि बनी है वो 11 नंबर की राशि कहां की बनती है? लाभ भाव की। तो लाभ भाव की मूलतया राशि जन्म कुंडली के लग्न में बन गई। व्यक्ति के जीवन में कौन सी बात समाहित हो जाएगी अब व्यक्तित्व में? तो व्यक्ति लाभ से युक्त है, व्यक्ति का आय हमेशा बेहतर होता रहे, जीवन की सर्वस्व इच्छाएं पूर्ति होती रहे, यश का मालिक बने, कीर्तिमान स्थापित करे, आसपास के लोगों में, उसके समाज में उसका नाम हो, और जौहर की स्थिति, मतलब जो उसका प्रभाव होता है, जौहर नहीं, वो उसको क्या बोलते हैं, सौंदर्य से युक्त होकर के अपने प्रभावों को विकसित करने वाला होता है। ये बात यहां तक खत्म। अब जन्म कुंडली में जो स्थिति मैं सूर्य की देख रहा हूं, वो ये तीसरी सबसे अच्छी बात मैंने बताई, गुरु और शुक्र। पहली क्या बताई? जन्म कुंडली में दूसरे, पांचवें, नवें और एकादशवें में अगर गुरु की किसी भी राशि का निर्माण हो जाए तो ये व्यक्ति को और कुंडली को मजबूत बना देती है। दूसरी बात, राहु का तुला में बैठना, ये व्यक्ति को धार्मिक और अपने परिजनों का और धर्म का पुरोधा बनाता है। व्यक्ति निश्चित रूप से अपने पूर्वजों का मान रखने वाला और कभी भी कोई भी ऐसा कृत्य न करने वाला काम करता है जिससे उसके पूर्वजों की नाक कटे। तीसरी सबसे अच्छी बात मैंने जो बताई वो गुरु और शुक्र की बताई। यहां पे बैठ करके वो व्यक्ति के कैरियर को, व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को और व्यक्ति के प्रभावों को बहुत ज्यादा विकसित करके, और व्यक्ति ढूंढ करके काम ढूंढता है और करता है। खोजी प्रवृत्ति का होता है, उच्च शिक्षा का मालिक होता है और दृष्टा होता है, देख करके निर्णय सुनाने वाला होता है। बहुत ज्यादा बकवादी नहीं होता है, तार्किक जरूर होगा लेकिन कुतर्की नहीं होगा। जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में अति विशिष्ट कारक भाव में मित्र की राशि में मित्रवत होकर के अति मित्रता का भाव रख करके सूर्य का बैठना और यश भाव को देखना, ये यश भाव है एकादशवां, लेकिन उसका पूरक ये भी होता है व्यक्ति के मेहनत का फल और मेहनत का परिणाम आय के रूप में देना, क्योंकि ये आय का नवा है, ये आय भाव है ना, इसका नवा ये, और ये दाम्पत्य का भाग्य, पत्नी का भाग्य। तो व्यक्ति जैसे ही दाम्पत्य में जुड़ता है भाग्य में बढ़ जाता है, भाग्य में आगे चला जाता है। दाम्पत्य के सूत्र में बंधने के बाद व्यक्ति के जीवन की समस्त इच्छाएं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं वो भी होते देखी जाती हैं। वैसे भी एक सूत्र है कि जन्म कुंडली के पंचम भाव पे अगर सूर्य की दृष्टि हो तो व्यक्ति को लाभ ही लाभ हो जाता है, और व्यक्ति कभी भी निरुत्साही नहीं होता है, उसके काम कभी भी आर्थिक रूप से प्रभावित नहीं होते और कभी भी उसे अर्थ के कष्ट से गुजरना नहीं पड़ता है। ये चौथी सबसे अच्छी बात। जन्म कुंडली की पांचवी सबसे अच्छी बात अगर बता दूं तो जन्म कुंडली में चंद्रमा और गुरु का संबंध जो बन रहा है वो षडाष्टक में होने के बावजूद, जरा गौर करिए, यहां से पांचवा और छठा, तो गुरु और चंद्रमा का संबंध आपको दिख रहा है, वो बन रहा है कैसा? गुरु से चंद्रमा कैसे हैं? छठे आठवें के संबंध में। लेकिन यहां पे ये बात लागू नहीं होगी क्योंकि गुरु और चंद्रमा दोनों केंद्र और त्रिकोण को संभाल रहे हैं। गौर करिए, गुरु केंद्र में और चंद्रमा त्रिकोण में। और वैसे भी यहां जो मृगशिरा नक्षत्र का मंगल है वो चंद्रमा जो व्यक्ति के स्वभाव को तय करता है, जल्दबाजी, लड़कपन, अल्हड़पन, व्यक्ति का स्वभाव, मेंटल पीस की स्थिति, व्यक्ति के इमोशन, व्यक्ति के प्रेम, व्यक्ति के सौहार्द, व्यक्ति का लाड, ये सब मंगल
लग्न में ही दे रहे हैं, क्योंकि यहां के वो अधिपति हुए तो व्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं। और चंद्रमा में मंगल का प्रभाव, और वो मंगल जो है वो दशम सप्तम में बैठ करके लग्न को देखा, जहां व्यक्ति की कुंडली में शनि खुद को अनुशासित बना रहे हैं, व्यक्ति को अनुशासित बना रहे हैं, काम में विलंब थोड़ा जरूर देंगे लेकिन मंगल उसमें तीव्रता भी देंगे, तो ये बैलेंस ही हो जाता है। यहां तक ये बात खत्म। अब जरा सूर्य को देख लेते हैं, एक एक ग्रह को बता देता हूं। अब बात व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की कर लेता हूं। ये कुंभ लग्न की कुंडली है, ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है। इस कुंडली के लिए बुध बड़े अच्छे बन जाएंगे, लेकिन उनकी मूल त्रिकोण राशि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में फंस जाती है, इस वजह से थोड़े सामान्य ही हो जाएंगे, समतुल्य नहीं पर थोड़े कमजोर। जन्म कुंडली में तुला राशि बनती है जन्म कुंडली के भाग्य भाव में, और दूसरी राशि शुक्र की बनती है चतुर्थ स्थान में। तो शुक्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण और योग कारक ग्रह होंगे। यानी कि व्यक्ति की कुंडली में कौन कौन से ग्रहों को ठीक होना जरूरी है? एक तो सबसे पहले लग्नेश स्वयं शनि, दूसरे नंबर पे शुक्र जो कि बहुत अच्छे, और तीसरे नंबर पे इनकी कुंडली में अगर मैं देखता हूं तो व्यक्ति के जीवन में साहस भरने के लिए मंगल का बलवान होना जरूरी है। साहस और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर साहसी नहीं तो फिर कर्म भी कमजोर, और अगर साहस नहीं तो व्यक्ति के प्रभाव की कमजोरी, क्योंकि साहस से ही तो धन इकट्ठा होगी। अरे धन इकट्ठा होने का मतलब क्या? कर्म करो। तो कर्म करने के लिए आपको खुद से उद्वेलित करना होगा, जलाना होगा अंदर की आग को, तो वो जले। तो पराक्रम भाव के अधिपति मंगल का बढ़िया होना जरूरी है, क्योंकि वो लग्न पे देख रहा है, और लग्न पे देखने वाले ग्रह अगर कमजोर हों, तुष्ट हों, कमजोर हों, परेशान हों, मृतप्राय हों, तो वो लग्न को भी कमजोर करते हैं और उनके दृष्टि का लाभ लग्न को नहीं मिल पाता है। कुंडली देखने का नियम यह है, सूर्य के बारे में बताऊंगा, रुकिए। कुंडली देखने के सूत्र ये होते हैं कि कुंडली में सारे ग्रह बैठे कैसे हैं। तो सूर्य अच्छे बैठे हैं, शनि भी अच्छे बैठे हैं, राहु केतु का त्रिक भाव में बैठना ये भी ठीक है। जन्म कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हैं, लेकिन वो थोड़े कमजोर है क्योंकि आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, तो ये एक कमजोरी बनी। उस पर जो है वो और भी किस भाव की दृष्टि है, तो सप्तम भाव के अधिपति की दृष्टि, सप्तमेश थोड़े कुंडली में कमजोर भी होंगे, तो चंद्रमा कमजोर थोड़े से हो गए। मंगल ठीक बैठे हैं, व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा, उत्साह और प्रभाव को विकसित करने के लिए ये ग्रह काफी है, और व्यक्ति के जीवन में उत्साह की बने रहने की स्थिति ये मंगल के प्रभाव में आती है। मंगल उस क्षेत्र का कारक है, वहां बैठा भी है, तो केतु बैठे हैं तो अच्छे हैं। राहु का प्रभाव तो ठीक है ही, गुरु और शुक्र जहां जन्म कुंडली में अनुभव जोड़ने वाले, तो ये भी बात अच्छी। तो खराब कौन बैठा है बताऊं? खराब बैठे हैं बुध, हाँ, और खराब बैठे हैं शनि, क्योंकि वो वास्तव में बहुत अच्छी बात है कि वो शनि लग्न में बैठे हैं। अगर यही शनि जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में या 12वें भाव में बैठ जाते तो कमजोर हो जाते, क्योंकि 12वें भाव में उनकी गौड़ राशि बनती है। बड़ी अच्छे कर्म किए जातक ने कि कुंभ लग्न मिला, दर्शन का लग्न, ये दार्शनिक प्रवृत्ति का बनाता है। व्यक्ति कभी किसी से बदला लेने की फिराक में नहीं है, जो दे दो संतुष्ट है, जो खाने को दे दो, जैसे रहना है, जैसे भी रहना है रह लेगा, संतुष्टि का ये दर्शन कराता है। बुध 12 में है, ये कमजोर है। अब व्यक्ति को निर्णय लेने में गड़बड़ करता है और समस्याओं में डाल करके कई बार रखता है, क्योंकि उस बुध को लगा है पापकर्त्री, एक तरफ शनि, दूसरे तरफ सूर्य, ये स्थिति कमजोर है। आपकी कुंडली का दशम स्थान बहुत अच्छा है, जन्म कुंडली का एकादशवां लाभ भाव बड़ा अच्छा है, तो ये दो भाव, तो भाव कौन सा अच्छा बना? एकादशवां। भाव कौन सा अच्छा बना? 10वां। जन्म कुंडली का लग्न अच्छा बना और जन्म कुंडली का भाग्य भाव अच्छा बना। 1 2 3 4, ये 4 भाव अच्छे बने। सामान्यतया एक भाव और भी अच्छा बन रहा है, जन्म कुंडली का 7वां, और उससे थोड़ा कमजोर ही सही पर पंचम भाव भी अच्छा बन रहा है। इस पे राहु की दृष्टि है और उसके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, इस वजह से थोड़ा कमजोर। हालांकि वो त्रिकोण में जाकर के बैठा है, पंचम का चंद्रमा फिर भी ठीक रहेगा। सूर्य की बात मैं कर रहा था, अति मित्रता का भाव, लेकिन ग्रह डिग्री में देखिए 29 डिग्री का है, मृतप्राय है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है वो क्या है कि व्यक्ति की कुंडली में सूर्य वर्गोत्तम है, यहां भी 9 नंबर की राशि में बैठे हैं, और कल जब मैं नवमांश की चर्चा करूंगा वहां भी सूर्य नवमांश में 9 नंबर की राशि में ही बैठे हैं, वर्गोत्तम, और नक्षत्र भी वही उत्तराषाढ़ा। तो अपने नक्षत्र में बैठना, वर्गोत्तम होकर के बैठना, और कुंडली में केंद्र में और त्रिकोण में न बैठ करके, व्यक्ति की कुंडली में अति विशिष्ट कारक भाव है, नवमांश कुंडली में वो सप्तम स्थान में बैठ रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। तो प्रभाव में रखना और व्यक्ति के दाम्पत्य को भी बेहतर रखना, थोड़ा कठोरता भी कभी कभी आ जाती है, लेकिन वो बहुत सामान्य है। लेकिन फिर भी एक बात कह दूं तो चंद्रमा की स्थिति से सूर्य का एक दूसरे को देखना, ये कभी कभी व्यक्ति को समस्याओं में डालने वाला होता है, और व्यक्ति कई बार जितना मेहनत करे उसको सूर्य की दशा में या चंद्रमा की दशा में कमजोर मिल जाता है, और ये व्यक्ति को खटक, इसकी ठसक रहती है और ये कमजोर भी हो जाता है। यहां तक बात क्लियर है। उस सूर्य के ऊपर किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं,
चंद्रमा की दृष्टि यानी कि सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव, तो सप्तम और छठे के अधिपति ने एक दूसरे को देखा। अब होगा क्या कि व्यक्ति को धन कमाने के लिए दूर जाना पड़ता है, एकदम विपरीत दिशा में, एकदम दूर, और बिल्कुल अविश्वसनीयता का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर रहता है। मतलब धन कमाना, यहां से व्यक्ति के प्रत्येक दिन का धन देखा जाता है और यहां से दूरी देखी जाती है, क्योंकि ये कंपटीशन है। तो जन्म कुंडली के सप्तम स्थान के अधिपति का छठे भाव में जाना दो तीन तरीके का प्रभाव उत्पन्न करेगा। सबसे पहले तो व्यक्ति को दूर भेजे, उसके बाद व्यक्ति की कुंडली में हमेशा ही प्रतियोगिताओं से उसका सामना भी होता रहे। मतलब जहां ये व्यक्ति काम करता है वहां पे आसान नहीं है काम करना, और वहां पे व्यक्ति जो है वो कई बार ऐसी भी स्थितियां बनेंगी कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और कई लोगों का कारोबार, कई लोगों का दारोमदार व्यक्ति खुद ही उठाता है, और इस वजह से उसके जो बॉस होते हैं, उसका जो मालिक होता है, उससे उसके संबंध अच्छे बन जाते हैं। व्यक्ति को अपने पुत्र से, व्यक्ति को अपने पिता से, व्यक्ति को अपने जो जिसके यहां काम करे, मतलब जो इनके बॉस हैं, जो इनका राजा है, उससे संबंध हमेशा ही अच्छे रहेंगे। पत्नी से संबंध भी ठीक है, चंद्रमा बैठा है शुभ ग्रह होकर के। ये बात चंद्रमा की, सूर्य की। अब सूर्य की इसके बाद चंद्रमा की बात करते हैं तो मृगशिरा नक्षत्र, यहां भी वो चंद्रमा 0 डिग्री का हो रहा है, यानी कि वो कमजोर थोड़ा तो है। अब उस पर जरा ऊपर गौर करिए तो कोई भी ग्रह इसको देख नहीं रहे, किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, राहु की दृष्टि है। और उसके बाद ये चंद्रमा त्रिकोण में बैठे, मिथुन राशि का निर्माण, तो व्यक्ति की कुंडली में राजकुमार और व्यक्ति में बदलाव पसंद होना, घूमने का शौक, चटपटी चीजों का खाना, और व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा ही खाए, थोड़ा ही भोजन ग्रहण करे, लेकिन फिर भी उसमें भी स्वाद ढूंढता है। और यहां पे अब राजकुमार से युक्त होने के कारण कई बार गुरु की जो स्थिति होती है वो थोड़ी कमजोर हो जाती है। राशि अगर मिथुन से प्रभावित हो और कन्या से, तो गुरु थोड़े से हट जाते हैं, उनकी प्रवृत्ति थोड़ी सी अलग हो जाती है, वो सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राशि के अधिपति जो बुध हैं, उसके साथ गुरु का संबंध कई बार अच्छा नहीं बनता है। तो इस वजह से व्यक्ति की प्रवृत्ति जो होती है वो चंचल और चलायमान हो जाती है, और व्यक्ति कई बार प्रवृत्ति को तुरंत ही बदल लेता है, फ्लक्चुएशन में चला जाता है। तो तुरंत एक जगह पे रहे तो काम करने में कई बार थोड़ी सी भी बात गड़बड़ हो तो तुरंत काम छोड़ने की बात करे, थोड़ी सी भी स्थिति बिगड़े तो बोलेगा मैं नहीं रहूंगा। ऐसी स्थितियां तुरंत ही अपने प्रभाव और अपने धैर्य को व्यक्ति खो देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल की दृष्टि भी लग्न पे है। तो जो जो कमजोरी है उसको अगर आप समझ गए तो निस्संदेह उसको हटाने की स्थिति भी बनती है, क्योंकि तब तक तो आप नहीं जानते थे, लेकिन अब तो जान गए कि मन परेशान हो सकता है, कि व्यक्ति जल्दबाजी से युक्त हो सकता है, कि व्यक्ति के ऊपर व्यक्ति का प्रभाव धीरे धीरे विकसित हो सकता है, कि कई बार व्यक्ति जो है वो उससे जानने वाले, क्योंकि सूर्य और शनि का संबंध देखिए तृतीय एकादश में कहा, ये दोनों लाभ में है, तो खराब नहीं है, आपका जो है वो मिलके रहेगा, क्योंकि एकादशवें के सूर्य यश भाव में और इच्छा पूर्ति का ये भाव होता है उसमें बैठे हैं, वो सब देंगे, बिल्कुल ठीक है। वो मृत प्राय होने के बावजूद भी अपने प्रभावों से युक्त हैं और उनका प्रभाव कभी भी नगण्य नहीं है। चंद्रमा की बात यहां तक खत्म। अब मंगल की बात करता हूं। अब बात पराक्रम के कारक मंगल की कर लेता हूं। मंगल अपने भाव से कहां बैठे पहले ये ढूंढो। इस कुंडली के लिए मंगल होते हैं तृतीय भाव के अधिपति, और उनकी दूसरी राशि का निर्माण जन्म कुंडली के दशम स्थान में होता है। ये दोनों अच्छे भाव हैं व्यक्ति के कार्मिक और शुद्ध रूप से अकर्मण्य न होने के लिए। तो मंगल अपने भाव से पंचमस्थ, अपने घर में बैठाया किसको, भरणी नक्षत्र के शुक्र के भरणी नक्षत्र में केतु, ये व्यक्ति को भर देने वाला, और अपने आने से पहले ही व्यक्ति छत्र चमर से युक्त होता है, अपना सारा प्रभाव अपने ही जीवन काल में पूरा कर लेता है, और कभी भी किसी के सामने हाथ पसारने की स्थिति नहीं होती है। एकादशवें के सूर्य सब देने वाले हैं। जन्म कुंडली में मंगल का प्रभाव लग्न पे, मंगल की दृष्टि गुरु पे। अब व्यक्ति जो है वो कन्विंसिंग है, कन्विंस करने वाला है, वो कुछ भी बात बोले तो उसमें तर्क रहे, वो कुछ भी बात बोले तो निराधार और बेबुनियाद नहीं होते, क्योंकि जन्म कुंडली में गुरु केंद्र में, जन्म कुंडली में चंद्रमा त्रिकोण में, जन्म कुंडली में शुक्र केंद्र में, और मंगल जो कि उत्साह और कम्युनिकेशन का, टेली कम्युनिकेशन का कारक होता है, संचार का भाव है ये जन्म कुंडली का तीसरा भाव। इसके अधिपति जाकर के जन्म कुंडली में व्यक्ति को कम्युनिकेशन और कम्युनिकेटिव बनाते हैं। व्यक्ति अपने प्रभावों को मुक्त करके दिखाता है और अपने प्रेजेंटेशन और अपने स्किल के माध्यम से सबके मन को मोह लेता है, और यही बात सबको पसंद भी आती है। ये बात है, यहां तक गंभीर है, छेछड़ और क्षुद्र नहीं है, ये बड़ी बात है। हमारे यहां गांव में ये भाषा इस्तेमाल करी जाती है। मंगल वक्री है 8 डिग्री के। अब जरा समझिएगा, ये 20 डिग्री से नीचे के मंगल हैं। मंगल का डिग्री जो है वो 20 डिग्री से नीचे है, इस वजह से इनका कुछ प्रभाव पीछे का भी मिलेगा। इस वजह से तो मंगल को गौर करिए तो नीचे का प्रभाव, यानी कि पीछे अगर जन्म कुंडली के छठे भाव में मंगल का प्रभाव रहेगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में अब वो
समस्या देंगे, रोग भी देंगे। मंगल से संबंधित जितनी समस्याएं होती हैं, नाभि का क्षेत्र हो, घुटने का क्षेत्र हो, कमर का क्षेत्र हो, ये सारी चीजें जो है वो थोड़ी थोड़ी प्रभावित होती रहती हैं। व्यक्ति जो कई बार होता है बालों की समस्या से नुकसान में रहता है, दांत की समस्याओं से व्यक्ति को कई बार गुजरना पड़ता है, व्यक्ति की वाणी कई बार ना चाहते हुए भी उग्र हो जाती है अचानक से ही, और व्यक्ति की कुंडली में व्यक्ति कर्म को लेकर के इतना ज्यादा पॉजिटिव है कि उसमें किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं करना चाहता है। व्यक्ति शिक्षक की भांति सबको समझाने की तीव्र हैसियत रखता है। यह मंगल का प्रभाव, मंगल यहां पे जन्म कुंडली में सम राशि के बैठे हैं। सम क्यों? तो सम राशि में बैठा ग्रह आधा फल करता है, क्योंकि जन्म कुंडली में वो जहां बैठे हैं उस भाव का अधिपति उनसे 3 घर आगे जाकर के बैठा है। तो तात्कालिक मित्रता और तात्कालिक मैत्री बोधक जो चक्र होगा वो इस कुंडली में मंगल को समता का भाव देगा, और वो डिग्री में बालावस्था का बैठा। तो अब ये जो ऐसी स्थिति बन रही है, तो नक्षत्र में जो है वो मघा नक्षत्र केतु के नक्षत्र में, तो केतु शुक्र के नक्षत्र में और मंगल केतु के नक्षत्र में, तो ये प्रभाव ठीक है। तो अब यहां पे अगर मैं जो देख रहा हूं तो मंगल जो है वो 12 डिग्री 17 कला के हैं, नौमांश कुंडली में लग्न में ही विराज रहे हैं। मिथुन राशि का नौमांश बनता है, मंगल और बुध लग्न में ही बैठे हैं। अब जरा गौर करिए, तो यहां पे जो मंगल की स्थिति है वो मंगल वक्री होकर के बैठे 8 डिग्री 1 कला केतु का नक्षत्र, तो 0 से 6 डिग्री तक बालावस्था, उसके बाद व्यक्ति का कुमार अवस्था में जाना। यानी कि मंगल का प्रभाव जब भी दशा में रहे तो व्यक्ति अनुभव से गम्य हो, अनुभव सीखे, अनुभव का लाभ उठाए, और व्यक्ति समझदारी से युक्त होकर के अपनी कलाओं को विकसित करने वाला होता है, क्योंकि वो चंद्रमा कला का पारखी है। जन्म कुंडली का क्रिएशन का भाव कौन सा है? क्रिएटिविटी का भाव पंचम भाव है, उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ गई। सूर्य कला का कारक होता है, सौंदर्य का कारक चंद्रमा, शुक्र, ये दोनों एक दूसरे से त्रिकोण और केंद्र के भाव को संभाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कला का पारखी और किसी भी चीज को जो करता है बिल्कुल ही सूक्ष्मतया देख करके गलती से मुक्त करते हुए करता है। मतलब जो भी काम करे उसमें गलती होने के कोई भी चांस नहीं होते। ये मंगल की बात थी। मंगल की चौथी दृष्टि यहां कर्म क्षेत्र का लाभ, चूंकि अपनी राशि को देख रहा है और अपने गुरु को देख रहा है। मंगल से गुरु का संबंध व्यक्ति के अंदर कन्विंसिंग कैपेसिटी और बात करने की क्षमता और अद्भुत शैली से अपने प्रभावों से युक्त रहता है। मंगल का प्रभाव लग्न पे, ये कुंभ राशि है जहां उसके शत्रु खुद बैठे हुए हैं, लेकिन यहां पे व्यक्ति के जीवन में जो ससुराल का लाभ हो, व्यक्ति के दाम्पत्य के सुख की बात हो, व्यक्ति के प्रभावों को जो प्रोफेशनल कैरियर होता है उसमें प्रभाव के विकसित होने की बात हो, उसको लेकर के कितना ज्यादा व्यक्ति जो है वो अधिकार संपन्न है उसकी बात हो, इन सभी चीजों में ये मंगल और शनि व्यक्ति के अंदर कूट कूट करके गुण और दोषों को भरने वाले होते हैं। ये मंगल का प्रभाव अगर लग्न को हो तो व्यक्ति के जीवन में रोग की भी स्थिति बनती है, नेत्रों की समस्या कभी कभी बनती है, रक्त से संबंधित समस्या कभी कभी बनती है, क्योंकि मंगल की दृष्टि शुक्र पे भी है। तो ये स्थिति, और मंगल का कुछ प्रभाव रोग से भी आता दिख रहा है, क्योंकि रोगेश खुद चंद्रमा को देख रहे हैं। ऐसी रोगेश खुद जो है वो सूर्य को देख रहे हैं, तो सूर्य और चंद्रमा का कनेक्शन बनना, ऐसी स्थिति में कि मंगल और चंद्रमा का, मंगल और सूर्य का, मंगल और चंद्रमा का संबंध कैसा? तृतीय एकादशवें। मंगल और गुरु का संबंध कैसा? चौथे दसवें। ये दोनों संबंध अच्छे बने। पराक्रम से लाभ, अपने प्रभाव से युक्त होकर के व्यक्ति संपूर्ण भोगों को भोगता हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां के अधिपति जो शुक्र हैं वो ध्यान से देखिए शनि से दृष्ट हैं। तो चतुर्थ भाव के अधिपति अगर मंगल और शनि से दृष्ट हों तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ हो, व्यक्ति को चल अचल संपत्ति का लाभ हो जाए। तो जब कभी तो कब व्यक्ति कब इन सब चीजों को पाने का प्रयास करे? तो मंगल की दशा में, अंतर में, प्रत्यंतर में, मंगल की दशा में, शनि की दशा में, शुक्र की दशा में, उसके बाद जो है वो जन्म कुंडली में ये जो 3 दशाएं हैं, गुरु की दशा में भी लगभग क्रमशः थोड़े से। तो मंगल शुक्र और ये जो दशाएं हैं, शनि की दशा में व्यक्ति को भौतिक सुख संसाधन, चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। तो अब आपको सिर्फ देखना क्या है कि मेरे ऊपर से कौन सी दशा चल रही है और अगली दशा कौन सी आने वाली है। बस 2 से 5 महीने का इंतजार किया, 1 से 2 साल का इंतजार किया और ये सारी चीजें आपके झोले में आ गई। बस ऐसे ही कुंडलियां देखी जाएं तो व्यक्ति के जीवन को आसान बनाया जा सकता है। अब उसके बाद अगर पुत्र संतति का लाभ लेना हो तो व्यक्ति को शुक्र की दशा का इंतजार कर लेना चाहिए, व्यक्ति की कुंडली को वहां पे बुध की दशा का इंतजार कर लेना चाहिए, व्यक्ति की कुंडली में गुरु की दशा का इंतजार कर लेना चाहिए। ऐसी स्थितियां जब आए अंतर प्रत्यंतर में तो व्यक्ति उसका प्रयास कर सकता है। अब आगे बढ़ता हूं, ये इस कुंडली की बात कर रहा हूं, मैं सभी कुंडली की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस कुंडली की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, जन्म कुंडली में मंगल का प्रभाव 8वां यहां, तो मैंने एक जो बात कही थी पीछे कि व्यक्ति कभी कभी तुरंत ही उतावलेपन से युक्त हो जाता है और कभी कभी बहुत ज्यादा अपने ही आपको मोटिवेट करके खर्च कर देता है,
और ना सोचते हुए भी कई बार इतना तीव्र बोल देता है कि सामने वाला उसका दुश्मन बन जाता है, पर बाद में उसको बड़ा पश्चाताप भी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि लग्न में बनी है और वो दार्शनिक है। प्रत्येक चीज को देखने का नजरिया अलग है और प्रत्येक चीज को समझने का नजरिया और दृष्टि बिल्कुल अलग है। व्यक्ति अलग दृष्टिकोण लेकर के बिल्कुल ही गुरुवत जीवन जी करके अपने जीवन की नैया पार करेगा। यह मंगल की बात थी। अब बुध की बात कर लेता हूं। अब बात इनकी कुंडली में मैं बुध की कर लेता हूं। इनकी कुंडली के लिए बुध को देखिए, जन्म कुंडली में वो कहां के अधिपति बनते हैं? अष्टम के अधिपति। उनकी दूसरी राशि कहां बनती है? जन्म कुंडली के पंचम भाव में। यानी कि पंचम और अष्टम दो भावों के अधिपति होकर के जाकर के जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे। बुद्धि का क्षय हो और व्यक्ति कई बार वो सारी चीजें भी पढ़ लेता है जो इसको नहीं पढ़ना चाहिए। तो बुध जन्म कुंडली के 12वें में बैठे तो बुद्धि का क्षय और व्यक्ति के कर्म को भी वो कई बार नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार व्यक्ति के जीवन में इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं कंफ्यूजन को क्रिएट करने के लिए, कंफ्यूजन को खड़ा करने के लिए, कि व्यक्ति खुद ही समझ पाता है कि ये आखिर चीज़ें हो क्यों रही हैं। जीवन में कई बार ऊहापोह की स्थिति भी बनेगी और बुध जो है वो व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित भी करता हुआ दिखेगा। बुध जन्म कुंडली में युवा है। इनकी कुंडली में जरा गौर करिए तो बुध युवा अवस्था में 17, गुरु जन्म कुंडली में 13 डिग्री युवा, शुक्र जन्म कुंडली में 12 डिग्री युवा, शनि जन्म कुंडली में 15 डिग्री युवा। यानी कि कितनी अद्भुत स्थिति है। और गौर करिए तो अभी व्यक्ति गुरु की दशा में है, तो गुरु जो है वो युवा होकर के बैठे हैं दशम स्थान में, केंद्र में। किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रहा यस्य केंद्रे बृहस्पति। और शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि लग्न का अधिपति होकर के जहां जहां देखेगा तो शनि की नीच दृष्टि यहां पड़ रही है, थोड़ा आलसी बना दे। लेकिन शनि की 7वीं दृष्टि यहां बन रही है तो दाम्पत्य में बैलेंस भी करेगा, क्योंकि वो लग्नेश है और सप्तम भाव से संबंधित जितने भी दुष्परिणाम होंगे वो खत्म करने का प्रयास करेगा। और उसी शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो शुक्र और गुरु दोनों को देख रही है। ऐसी स्थिति में कर्म क्षेत्र को बैलेंस बनाने का काम करे, क्योंकि ये वृश्चिक राशि है तो रोग की राशि को देख रहा है, तो थोड़े बहुत व्यवधान से युक्त होकर के ही सही, पर फिर भी शनि वहां पे उसको, जब भी व्यक्ति के जीवन में कर्म से संबंधित कोई समस्या आएगी, शनि और मंगल का प्रभाव उसको आगे कर करके व्यक्ति को विकसित कर देगा। बुध जन्म कुंडली में श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं, जिसका अधिपति चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है और बुध चंद्रमा के नक्षत्र में होने के कारण, और वो चंद्रमा चूंकि त्रिकोण को संभाल रहा है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के ज्ञान संपन्न होने का, विदेश में जाना, बाहर जाना, दूर जाकर के अपने प्रभावों को विकसित करना, अपने प्रभाव से मुक्त होकर के, यहां पे ये इसको खुद को कमजोर करेगा, पर उसका प्रभाव कभी भी सामाजिक दृष्टिकोण से उसको प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि ये 12वां भाव है, व्यक्ति को ऋण से मुक्त कर दे। किसी भी ऋण में व्यक्ति ना मरे, कभी भी कोई ऋण का पालन ना करे, कभी कोई ऋण ना ले और ऋण लेने से बचे। और बुध जन्म कुंडली में 12वें हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति पंडितों का आदर करे, गुरुजनों का सम्मान करे, लोगों के बीच में रह करके जीवन जीना चाहता है। कोई भी एक व्यक्ति सदस्य घर से बाहर चला जाए तो व्यक्ति तुरंत पूछ बैठता है कहाँ है वो। सबसे पहले आने के साथ ही व्यक्ति बिस्तर की तरफ झुकना चाहता है, और कई बार जब थोड़े से भी काम कर दे तो तुरंत ही कह दे मैंने आज इतना सारा काम किया है। ये बुध चंचल और मानसिक स्थिति को ऐसा बनाता है। विपरीत परिस्थिति का निर्माण करने के बाद व्यक्ति को परिणाम स्वरूप बुध भी देंगे, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति होकर के वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और दरअसल वो 10 नंबर की राशि में बैठे हैं, जिसका अधिपति वहीं खुद निकट ही बैठा है। ये मित्र की स्थिति बन रही है, अति मित्रता का भाव है, और बुध युवा अवस्था का है, तो व्यक्ति की कुंडली में जब भी आएगा तो राजसिक लाभ को देने वाला होगा। सैया सुख का भाव, व्यक्ति के पत्नी के साथ चंचलात्मक संबंध हो, बड़े बेहतर परिस्थितियों में जाकर के व्यक्ति अपने दाम्पत्य को एक लेवल पे ले जाकर के स्थापित करता है, और कभी भी उसमें किसी भी तरीके का दोषारोपण नहीं होते देखा जाता है। 2-3 बात और है। अगर व्यक्ति की कुंडली में शनि मंगल का प्रभाव सप्तम भाव पे है या राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पे है, तो ऐसी स्थिति थोड़ी है कि वो दाम्पत्य को खराब करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति अपने भाव से पंचमस्थ होकर के बैठे हैं, और उस पे केतु के प्रभाव से युक्त होने के कारण पत्नी धार्मिक, सांसारिक और अच्छी मिलती है, और साथ ही साथ व्यक्ति को सपोर्ट करने वाली मिलती है। उसका साहस आपका बल बढ़ाएगा और उसका धैर्य आपका पराक्रम, ये बातें बनती हैं। जन्म कुंडली में बुध की स्थिति ठीक है, इसकी दशा कभी भी आपकी कुंडली में जब कभी भी हो तो स्वास्थ्य में कमजोरी बने, गले से संबंधित समस्या बने, कभी कभी बैक पेन की समस्या होती है, मेरुदंड कमजोर होता है, और कभी कभी गले के अंदर गले में खराश आना, मुंह आना जिसे कहा जाता है, ये भी स्थिति बनती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को गणेश जी की पूजा भी करते रहनी चाहिए। ये बात यहां तक खत्म। अब जरा बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। इनकी कुंडली में वो कहां के अधिपति होते हैं?
जन्म कुंडली के लाभ के अधिपति, तो लाभ भाव के अधिपति होकर के अपने घर में सूर्य को स्थापित किया, जो कि इनका परम मित्र है। तो लाभ के अधिपति होकर के दशम में बैठ गए। ये महाभाग्यशाली योग होता है। और जरा गौर करिए तो दशम स्थान, नवम स्थान के अधिपति दशम में, धर्म कर्माधिपति और केंद्र त्रिकोण राजयोग। जन्म कुंडली में चंद्रमा और जन्म कुंडली में शुक्र को समझिए तो ये त्रिकोण के बैठे और शुक्र केंद्र में, ये सबसे अच्छी स्थिति। गुरु और चंद्रमा का प्रभाव यहाँ पे षडाष्टक में होने के बावजूद ये केंद्र और त्रिकोण में होने के कारण संबंधों का अच्छा होना, दाम्पत्य से केंद्र में दो ग्रह, ये बहुत अच्छा होना। और जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पे दो शुभ ग्रहों का प्रभाव, ये जन्म कुंडली के सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य और व्यक्ति के धन और घर परिवार के समस्त प्रकार के प्रभावों को विकसित करते हुए देख रहे हैं। गुरु का प्रभाव उच्च का युवा होकर के बैठे और परम मित्र की स्थिति में बैठे, क्योंकि जिस राशि में बैठे हैं वो राशि स्वयं बलवान हो रही है अपने राशि के अधिपति से दृष्ट होने के कारण, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि गुरु पे है, शिक्षक योग बना, व्यक्ति का प्रभाव बहुत बेहतर और धन भाव के अधिपति होकर के धन को वापस देख लिया, तो ये राशि भी बलवान हुई। ये गुरु वर्गोत्तम है जी, वर्गोत्तम है। तो ऐसी स्थिति में अब होगा क्या कि व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण जो सुख है आकार का, जो आकार है सुख का, वो बिल्कुल गोल है। त्रिकोण होता तो शायद आगे पीछे हो जाता, लेकिन गोल है, पूर्णेंदु और पूर्ण रूप से शोभायमान है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, डरना मत। निसंदेह ये गुरु आपको कभी भी कमजोर नहीं होने देंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि वो स्वयं आपके लाभ को पोषित कर रहे हैं। लाभ भाव को शुभ कर्तृ योग लगाना। जन्म कुंडली में शुक्र और गुरु एक साथ दो शुभ ग्रह इस भाव के पीछे बैठे, वहां पे खुद आपकी कुंडली के आय भाव से पंचमस्त नवम का ग्रह बैठा है, कोई ऐरा गैरा ग्रह नहीं बैठा। ऐसी स्थिति ठीक बनती है, पर अपने प्रभावों को थोड़ा और विकसित करिए, क्योंकि बुध 12 में है। अपने वाणी पे काम करिए, अपने स्किल को बढ़ाइए, और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो, स्मूथ तो कर लो, क्योंकि मंगल की दृष्टि जब यहां होती है तो कभी कभी व्यक्ति कर्कश हो जाता है, ना चाहते हुए भी धन की हानि कर बैठता है और ना चाहते हुए भी इमोशनली व्यक्ति खर्च कर बैठता है। तो मंगल का प्रभाव यहां पे और गुरु का भी प्रभाव यहां पे, तो ऐसी स्थिति में गुरु और मंगल का यहां पे व्यक्ति के वाणी का प्रभाव बहुत ज्यादा है। अगर आप इसको और ज्यादा थोड़ा बढ़ा लो तो आनंद आ जाए। व्यक्ति के संबंध बड़े अच्छे हैं, दाम्पत्य बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे गुरु और मंगल का प्रभाव जब विकसित होते हुए देखा जाएगा तो व्यक्ति के जीवन में जैसे ही वो आए दूसरा, तो व्यक्ति और प्रभाव से युक्त हो जाता है, सबको साथ लेकर के चलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में खानदान का भाव ये है, ये खानदान है आपका, आप कितने खानदानी हो यही से विचार किया जाता है। यहां का अधिपति अगर इसे देख ले और ये भाव अगर पाप ग्रहों से मुक्त हो तो व्यक्ति कभी भी किसी के साथ संबंध खराब नहीं करता है। तो यहां पे अब इस बात से मुक्त होने की बात है कि माता पिता ये न सोचे कि बेटे की शादी हो जाएगी तो बेटा हमें भूल जाएगा या फिर वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा। कई बार ये बातें होती हैं, पंडित जी मेरा बेटा मुझे याद तो करेगा ना, जिस तरह से आप याद नहीं करते और परमात्मा आपको सोचता है। कमाल है, मैंने ही बनाया है और मैंने ही बनाया है, पर फिर भी लोग यहां से जाकर के मेरे ही मंत्र नहीं पढ़ते और मुझ पे ही सवाल खड़ा करते हैं। जरा सोच के देखो, एक बूंद से इस शरीर का निर्माण हुआ और आप आज उसी को प्रश्न चिन्ह लगाते हो, उस पे ही संदेह पैदा करते हो और उसके ही मंत्र जो आपके ही पूर्वजों ने लिखे हैं और आप ही के लिए प्रेषित करके रखे हैं, उसी पे सवाल खड़ा करते हो। यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति, इस कुंडली की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूं। तो यहां पे गुरु की दृष्टि और मंगल के प्रभाव से युक्त होने के कारण व्यक्ति कभी किसी को भूलेगा नहीं, अपने दाम्पत्य को लेकर के बिल्कुल ही सजग और श्रेष्ठतम स्थितियों को ले जाकर के प्राप्त करने वाला होता है। क्लियर है? अब गुरु के बाद शुक्र की बात करता हूं। शुक्र भी जन्म कुंडली में युवावस्था के हैं और वो जन्म कुंडली में जहां बैठे हैं उस भाव का अधिपति उसे देख रहा है। केंद्र और त्रिकोण सर्वाधिक योग कारक ग्रह के रूप में शुक्र ही इस कुंडली में विद्यमान है। उनकी स्थिति कभी भी खराब होगी तो कुंडली को कमजोरी मिल जाएगी, लेकिन नहीं है, क्योंकि शुक्र युवा है, अवस्था भी ठीक है और जन्म कुंडली में मित्रता का भाव भी रख रहे हैं। मित्रता का भाव ना भी हो फिर भी जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति 1, 2, 3 कम से कम 3 घर के अंदर तो बैठा, तो ऐसी स्थिति में यह भाव अच्छा हो जाए। राशि जहां ग्रह शुक्र बैठा है उस राशि का अधिपति मंगल उसे देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में मंगल और शुक्र के संबंध में बनने के कारण व्यक्ति एक तरफ पद की इच्छा भी रखेगा और दूसरी तरफ कुछ अपना भी करना चाहता है। मंगल और शुक्र के प्रभाव के कारण व्यक्ति जो होता है वो कोई भी काम करना चाहे आराम से कर सकता है, पर जब भी व्यवसाय करना हो तो उस समय कुंडली जरूर दिखा लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय दशा कौन सी चल रही है। व्यक्ति की कुंडली में व्यवसाय का योग है कि नहीं है? तो हाँ है।
शुक्र की बात करते हैं तो गुरु की पांचवी दृष्टि यहां पे बात करी, शुक्र की बात भी करूंगा, तो गुरु की पांचवी दृष्टि धन को लाभ में रखने वाली, धन को सही जगह पे खर्च करने वाली, और गुरु की सातवीं दृष्टि यहां व्यक्ति के संपूर्ण सुखों का प्रदाता। गुरु की नवीं दृष्टि यहां व्यक्ति को रोग से मुक्त और व्यक्ति के जीवन में जितनी भी समस्याएं आए वो व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पे, अपने सेवा के बल पे, अपने सुसुरसा के बल पे, अपने प्रभाव के बल पे, अपने तर्क और वितर्क के बल पे, कुतर्क नहीं तर्क वितर्क के माध्यम से उसको सुलझाने का प्रयास करता है, उसको समझना चाहता है, स्टडी करना चाहता है। और जन्म कुंडली में यहां पे जरा गौर करिए तो बुध का प्रभाव है, तो व्यक्ति किसी भी समस्या को यूं निकल जाता है और ऐसे वार करता है कि व्यक्ति की बुद्धि के सभी कायल हो जाते हैं। सभी जब समस्या से ग्रसित हों तो व्यक्ति की एकमात्र वाणी ही उस समस्या से निकालने वाली सिद्ध हो जाती है। यह बुध का प्रभाव है, क्योंकि उसके पास उत्तर है, क्योंकि उसके पास स्वयं ये ऐसा भाव का अधिपति वो बन के अपने भाव से पंचमस्थ होकर के विपरीत स्थिति में ले जाकर के किसी को भी सपोर्ट के लिए जान दे देता है। व्यक्ति हमेशा ही कई प्रकार से लाभ ऐसे अर्जित करे जो उसको पता भी न हो, और फिर भी उसके पास ऐसे बल पता नहीं कहां से आ जाते हैं दैव योग से कि व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान यूं ढूंढ लेता है। यह कला है। अब बात शुक्र की करते हैं तो शुक्र यहां के अधिपति, तो राशि कौन कौन सी बलवान हो रही है जन्म कुंडली में? 8 नंबर की राशि, दशम भाव की राशि बलवान हो रही है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव की राशि बलवान हो रही है। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव की राशि बलवान हो रही है। जन्म कुंडली में निकटस्थ बैठे हैं जन्म कुंडली के चंद्रमा, ये राशि भी ठीक हो रही है। जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह अच्छा ही बैठा है, खराब नहीं है, क्योंकि जरा गौर करिए तो मंगल इस भाव का अधिपति है। यहां 8 नंबर लिखा है, मंगल की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, यहां पे केतु भी बैठे हैं तो मित्र के ही राशि में बैठे हैं। यहां से पंचमस्थ होकर के बैठे हैं तो राशि का बल बढ़ ही रहा है। इस भाव से दो ग्रह शुभ ग्रह बैठे हैं तो ये भी भाव बल रहा है। तो ये सारी चीजें कुंडली को मजबूती की तरफ, दो ग्रह का वर्गोत्तम होना, शुक्र का, सूर्य का और गुरु का, ये बहुत अच्छी बात हो जाती है जो कुंडली को बहुत ही श्रेष्ठतम स्थिति में ले जाकर के स्थापित करती है। जरा गौर करिए, यहां पे आपको थोड़े से ज्योतिषीय शब्दों से आपका परिचय करा दूं तो लाभ भाव के अधिपति जन्म कुंडली में बैठ करके धन भाव में, जो कि इनकी खुद की राशि है, लाभेश की दृष्टि दशम स्थान में जाकर के जन्म कुंडली के धन भाव को देखती है, और साथ ही साथ उसके संबंध अपना कारक प्रभाव को वृद्धि करेगा, और साथ ही साथ उसके लाभेश की दृष्टि जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पर पड़ने के कारण व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण सुखों का और चल अचल संपत्ति का मालिक बनाता है। जन्म कुंडली में लाभ भाव के अधिपति और धन भाव के अधिपति गुरु अपने भाव से पंचमस्थ और योग कारक स्थिति बना करके, योग कारक कहने का मतलब ऐसा नहीं कि केंद्र त्रिकोण, मैं वो नहीं कह रहा, मेरे कहने का मतलब है कि अपनी स्थिति से नवम पंचम के त्रिकोण में बैठे हैं तो ये स्थिति अच्छी होती है ग्रह के लिए। जन्म कुंडली में यहां की स्थिति शत्रु भाव पे देखने के कारण यहां उनकी उच्च की दृष्टि पड़ेगी। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का ज्ञान बल बढ़ जाए, व्यक्ति का सौंदर्य बढ़ जाए, व्यक्ति का प्रभाव बढ़ जाए, व्यक्ति कंपटीशन से युक्त होकर के लड़ करके जीत करके किसी भी स्थिति में मजबूती को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि बुध यहां खुद देख रहे हैं पांडित्य का कर्म करने वाला, पंडितों का आदर करने वाला, दुश्मनों से लड़ करके इकट्ठा करके अपने आप को अपने बल के बल पे, बल के किसका बल? ज्ञान के बल से, क्योंकि गुरु देख रहे हैं, कोई ऐसा ग्रह नहीं देख रहा है यहां, तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। शनि की बात करूं, शनि जन्म कुंडली के लग्न में, और ये युवावस्था के 15 डिग्री के जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो राहु का नक्षत्र, और वो राहु उनको देख रहा है। तो अब यहां पे जरा गौर करिए तो शनि और राहु का संबंध जब लग्न पे होगा और राहु के नक्षत्र में जब शनि बैठेंगे और वो राहु तुला राशि का खुद के नक्षत्र में बैठा है, तो ये कितनी अद्भुत बात है, आपको पता भी है। इसके लिए तो मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, पर मैं इस कुंडली की प्रशंसा नहीं कर सकता, क्योंकि वास्तव में जिस नक्षत्र में शनि बैठे हैं वो उसके मित्र का नक्षत्र है, और वो राहु अगर उसको खुद देखे जो कि उसको स्वराशि का मानता है, राहु 11 नंबर की राशि को अपनी राशि मानता है, और वो खुद के नक्षत्र में बैठ करके धर्म का प्रभाव बढ़ाना, धर्मज्ञ होना, धर्मनिष्ठ होना, प्रभाव से युक्त होना, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ व्यक्ति अपने संपूर्ण कृत्यों को करता हुआ जीवन की नैया को आसानी से और बेधड़क पार करता है। राहु जन्म कुंडली में धर्मज्ञ बनाएंगे, दान करने वाला और पुण्य को अर्जित करने वाला बनाएंगे। व्यक्ति बहुमुखी है, वो कुछ भी कर सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि यहां आलस्य कभी कभी और वैराग्य कभी कभी, अपने आप में व्यक्ति सीमित हो जाता है। कई बार जब शनि की दशा चले तो व्यक्ति अकेला हो जाए, और इसी वजह से मैंने आरंभ में बात कही थी कि व्यक्ति एकाकी ना हो, कभी भी अकेले ना बैठे, लोगों के साथ रहे, नहीं तो समस्याएं कई बार घेर कर जाती हैं। चंद्रमा अकेला है ना, इसलिए
तो शनि की तीसरी यहां, सातवीं यहां पे शनि मंगल का प्रभाव हो तो व्यक्ति के जीवन में जब कभी शनि की दशा चले, मंगल की दशा चले, राहु की दशा चले, केतु की दशा चले, तो कभी कभी ये अपने नेचुरल बिहेवियर के कारण व्यक्ति के जीवन में ऊपर नीचे की स्थिति लाएंगे, क्योंकि ग्रह अपना मूल प्रभाव कभी छोड़ता नहीं है, वो कभी भी अपना नेचर प्रभावित नहीं होने देता है। वो मंगल और शनि हैं, अपना थोड़ा सा काम करेंगे, पर उस स्थिति में अपने आप को संतुलित करने की जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। बजरंगबली की पूजा हमेशा करते रहें, सुंदरकांड का पाठ घर में करते रहें, पत्नी को यह काम आते ही सौंप दें, यह काम अच्छा रहेगा। उसके बाद शनि की 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 10वें स्थान पे, यह उनका क्षेत्र है, यहाँ के वो अधिपति होते हैं, मूलतया 10 नंबर यहाँ लिखा होता है और 11 नंबर की राशि में बैठे हैं। लाभ की वो राशि जो लग्न में बनी है, गुरु से केंद्र में है, लग्न से गुरु केंद्र में, लग्न से चंद्रमा त्रिकोण में, लग्न से शुक्र केंद्र में, लग्न में लग्न का अधिपति और त्रिक भाव के अधिपति और पराक्रमेश का जन्म कुंडली के लग्न को देखना कुंडली को मजबूती की तरफ ले जाकर के स्थापित करती है। इस कुंडली की एकमात्र कमजोरी बुध का 12वें जाना और दूसरी चंद्रमा का एकाकी होना। आपको अलग, अकेला और अलग थलग नहीं रहना चाहिए। ये कुंडली बेहतरीन है, आनंद दे सकती है। आपकी कुंडली का विधाता आपके साथ ही खड़ा है हमेशा। क्यों? क्योंकि भाग्य का अधिपति ही जन्म कुंडली में अपने ही घर में राहु को बिठाया है, जो पांडित्य का कर्म करवाता है। राहु धर्म धुरंधर बनाता है, राहु श्रेष्ठ बनाता है, राहु सब कुछ करवा सकता है। राहु बेहतरीन है, खराब नहीं है, क्योंकि वो त्रिकोण में बैठा है और त्रिकोण में बैठा है और जिस राशि में बैठा है उस राशि का अधिपति केंद्र से संबंध बना करके सर्वाधिक योग कारक प्लैनेट होता है शुक्र, कुंभ लग्न की कुंडली के लिए। अब खत्म करूं, बाकी एक बात और बता दूं, इनकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह की दशा कैसी जाएगी। सूर्य की दशा ठीक जाएगी, चंद्रमा की दशा भी अच्छी, मंगल की दशा भी अच्छी जाएगी, थोड़े सामान्य, बुध की दशा बेहतर, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु की दशाओं में व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूज होगा और उसके जीवन में कई सारे चांसेस मिलेंगे उस दशा में। उस समय थोड़ा शॉर्टकट अपना लेना, रिवाइव करना अपने आप को, कुछ भी नया करने से एक बार अगर मैं जीवित रहा तो मुझे जरूर संपर्क करें और उस समय एक लाजवर्त धारण कर लेना, क्योंकि आपकी कुंडली में अभी मैं जो दशा देख रहा हूं वो 2068 तक किसी भी स्थिति को कमजोर करते हुए नहीं देख रहा। 2068 तक, क्योंकि ये दशा जो है वो गुरु के बाद शनि, तो ये भी अच्छे, शनि के बाद बुध, वो भी अच्छे, और बुध के बाद केतु, वो उसी समय 2068 में। तो इस दशा में आपको, अब इसको ठीक करने के लिए एक उपाय बता दूं। इस कुंडली में अगर मैं कोई भी दिशा देख रहा हूं तो आपकी कुंडली के हिसाब से जो सबसे अच्छी दिशा बनेगी वो उत्तर दिशा बनेगी, और उत्तर दिशा के बाद पूर्व दिशा, ये 2 दिशाएं आपके लिए बहुत अच्छी हैं। इस कुंडली में अगर कभी दाम्पत्य स्थापित करना हो तो इसके हिसाब से वृश्चिक लग्न की जातिका, मिथुन लग्न की जातिका और मेष लग्न की जातिका अच्छी साबित होंगी। आपको अगर कोई मित्र बनाना हो तो आपकी कुंडली के लिए धनुर राशि और धनु लग्न के लोग, आपको अगर कोई मित्र बनाना हो तो तुला राशि और तुला लग्न के लोग, आपको अगर कोई मित्र बनाना हो तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लोग, ये ठीक होंगे। उसके बाद आप अगर कोई भी व्यवसाय संबंध स्थापित करना चाहते हो तो आप जब भी कोई काम करना एक बार उस व्यक्ति से कुंडली जरूर मिलवा लेना, अपनी खुद की, खुद से नहीं, किसी ज्योतिषी से। ये बात इतनी है। इस कुंडली को मैं बड़ा अच्छा मानता हूं और ये निस्संदेह व्यक्ति का प्रारब्ध मजबूत था जिसने ऐसी कुंडली पाई है। ये बेहतर है, कुंडली खराब नहीं है। चंद्रमा को आप सपोर्ट देने के लिए, बुध को सपोर्ट देने के लिए, जो व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को कमजोर करते हैं, उसको फ्लक्चुएशन में रखते हैं, अनिर्णय की स्थिति में कई बार ले जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए आप सूर्य की पूजा भी करेंगे तो काम बन जाएगा। सूर्य को अर्घ, रात में ज्यादा देर तक जागे नहीं, जितनी जल्दी हो सके माता पिता का आदर भाव और भी ज्यादा जागृत करें। सूर्य लाभ में है, आपके पिता से, आपकी माता से, आपके पूर्व जन्म के जितने भी कृत्य हैं वो सब आपको मिलने वाले हैं। निस्संदेह भाग्य ठीक है, खराब नहीं है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।